हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 1 अक्टूबर 2022 है। दिस इज द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। पनिश वेंडाल्स, जो हमारे देश में जब भी हड़ताल होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जला देते हैं। जैसे कि बस इसको जला दिया जाए या फिर रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है, और इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, राइट। और क्या इसके बारे में करना चाहिए। पनिश वेंडाल्स यानी कि जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो इनको पनिशमेंट होनी चाहिए। फिर हम बात करने वाले हैं नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। वैसे इस टॉपिक पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, स्पेशल वीडियो यानी कि एक अलग से वीडियो बनाया है। इट्स अबाउट एबॉर्शन। वो वीडियो नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद ये जो आज का सेकंड आर्टिकल है वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को ऐड ऑन करने वाले हैं। जो चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस कर ली हैं तो उसके ऊपर एक दो पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्ले टाइम, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, राइट। हम स्पोर्ट्स के सॉफ्ट पावर के बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड नंबर 4, वेकेशन पे वेकेशन। दिस इज़ अ यूनिक आर्टिकल। आई एम श्योर आपने कभी भी इसके बारे में सोचा, शायद सोचा होगा, लेकिन उसका जवाब जो है वो आज आपको मिल जाएगा कि ये वेकेशन पे वेकेशन एग्जैक्टली है क्या। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, पनिश वेंडाल्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। एफपीआई अभी काफ़ी न्यूज़ में है, राइट। नॉट एफपीआई, ये फाइन इकोनॉमी के सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं तो एफपीआई दिमाग में आ गया। ओके, इट्स पीएफआई, राइट। इट्स पीएफआई, इट्स नॉट एफपीआई। पीएफआई का मतलब है पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है हाल ही में। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको बैन किया है। और आपको पता है कि एनआईए और ईडी ने हमारे देश के 15 राज्यों में रेड्स कंडक्ट की और पहले राउंड में कुछ 100 से ज़्यादा लोगों को, ये पीएफआई और एसडीएफआई के साथ जुड़े हुए कुछ 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद टोटल कुछ 240 लोगों को पकड़ा गया है, राइट। तो इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया है एनआईए ने और ईडी ने। क्यों? क्योंकि ये पीएफआई जो हैं, इस पर इल्ज़ाम है कि ये एक आतंकवादी संस्था है। ये आतंकवाद और इन सारी चीज़ों को फैलाने का काम जो है वो हमारे देश में करती है। तो जैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन पर एक बैन लगाया गया तो 23 सितंबर को इस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लैश हड़ताल की। फ्लैश हड़ताल का मतलब क्या होता है पता है? फ्लैश जो कहते हैं ना, फ्लैश मॉब। तो फ्लैश यानी कि ऑल ऑफ द सडन, सडनली एक हड़ताल जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी। और ये हड़ताल जो है ये अभी तक की, पीएफआई के द्वारा बहुत सारी हड़तालें की गई है, लेकिन अभी तक की मोस्ट वायलेंट हड़ताल जो है वो उन्होंने की। इट वाज कंडक्टेड इन केरला। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने तोड़ फोड़ की। बस इसको जला दिया, प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया, दुकानें बंद करवाई, और जो दुकानदार दुकान बंद नहीं कर रहे थे तो उनको धमकाना और उनका सामान डिस्ट्रॉय कर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीएफआई ने की है, क्योंकि पीएफआई को बैन किया गया है इसलिए, राइट। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है कि केरला की हाई कोर्ट जो है, केरला की हाई कोर्ट ने पीएफआई को ये डायरेक्शन दिया है, या आदेश दिया है कि आप 5.2 करोड़ रुपीस डिपॉजिट करवाइए। आपने जो हड़ताल की और जो डैमेजेस किए हैं तो इसके बदले में आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और यही चीज़ जो है वो होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टैंड जो है वो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर लिया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे देश में यार कि ये क्या मजाक बना के रखा है कि कभी भी प्रोटेस्ट हो, किसी चीज़ का हड़ताल हो, पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड हैं, राइट। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे देश में अलाउड है, लेकिन आप तोड़ फोड़ पर उतर आए, दिस इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। दिस इज़ ए क्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये क्राइम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जनरली इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल पीएफआई जो है वो कहती हैं कि हम मुसलमानों का भला करने के लिए कर रहे हैं ये वो, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमानों को बदनाम जो है वो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। हमारे देश में जितने मुसलमान रहते हैं उसके आप पकड़ लीजिए 0% जितने मुसलमान जो हैं वो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होंगे। 0%, राइट। 0.5 ऐसे कुछ होंगे। और बदनाम पूरे देश के मुसलमान होते हैं, और सिर्फ देश के नहीं दुनिया के भी होते हैं। और इसकी वजह से फिर मीडिया में कुछ लिखा जाता है, फिर कोई दूसरी जो सो कॉल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ इसके बारे में कहेगी, और फिर ये पॉलिटिक्स जो है वो चलता रहेगा, और इसकी इम्पैक्ट जो है
वो लोगों पर पड़ती है, कल्चर पर पड़ती है, हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट आती है और फिर धीरे धीरे दरारें जो हैं वो बढ़ने लगती है। और यही चीज़ जो है वो ये इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं। मैंने कई बार ये लेक्चर्स में ये चीज़ बताई है, आज फिर से बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो वो है फियर। भय का एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आप इतिहास को देख लीजिएगा कि अगर हम इकट्ठा नहीं हुए तो हमारे ऊपर युद्ध हो जाएगा, हमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्सेट्रा। तो ये जो फियर है ये बेचा जाता है, ये फियर प्लांट किया जाता है और फिर यंगस्टर्स जो हैं उनको ब्रेन वॉश करके फिर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनाया जाता है और फिर उनको सुसाइड वेस्ट पहनाकर फिर उनको यहाँ वहाँ उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, आई एम श्योर हम सब बुद्धिजीवी हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, राइट, कॉमन सेंस है हमारे अंदर, तो वी नो के हाउ इट वर्क्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केरला की हाई कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है 5.2 करोड़, इट्स अ बिग अमाउंट, और ये पे करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट, आज नहीं तो कल, क्योंकि कुछ ऐसे लॉज भी हैं और ये एक रेयर केस है स्पीडी रेमेडियल एक्शन का। वरना क्या होता है कि डैमेज हो गया और फिर केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं लंबे समय तक। लेकिन यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने एक अच्छा, मीन्स आई बिलीव कि ये जो स्टैंड लिया है केरला हाई कोर्ट ने, फ्यूचर में जितने भी इस प्रकार के हड़ताल या फिर प्रोटेस्ट होंगे जहाँ पर वायलेंस का इस्तेमाल होगा, जहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज होगी, तो आई एम श्योर ये केरला हाई कोर्ट का स्टैंड जो है उसको ध्यान में रखते हुए दूसरी हाई कोर्ट्स भी इस प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो सुनाएगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं कानून के बारे में। प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए कानून है? द आंसर इज यस। हमारे देश में हर प्रकार के कानून है, जो क्राइम आप सोच सकते हैं वो सारे क्राइम के कानून जो हैं वो तो हैं, बुक में हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कानून जो हैं वो पुराने हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने वाला जो कानून है ये 1984 का है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है और ये बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, कि आउटडेटेड हो चुका है और इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है इस पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि अगर किसी ने टेक इट एज, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके लोगों ने अगर कोई ऐसा क्राइम किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तो फिर उसके ऊपर जो केस चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा इस पर्टिकुलर लॉ में क्लियर नहीं है। तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 कमिटीज़, एक नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट की कमिटीज़ ने कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो सजेस्ट किए और इसकी वजह से 2015 में ये जो 84 वाला लॉ था तो उसमें कुछ अमेंडमेंट आए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट जो आया वो ये था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड पर होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप, राइट, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई एम श्योर आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आप जो हैं वो ऐसे रायोट के पार्ट बने और अब आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, आप पर केस फाइल हो गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आप पर होगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि आप बेकसूर हैं, तो ये चीज़ जो है वो इसमें ऐड की गई। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर, राइट, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं था। ये कोर्ट में प्रूव करना जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और कोर्ट जो है वो आपके आंसुओं से नहीं, टेक्निकलिटी पर चलती है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट जो है वो इसमें आया है, विच इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से यहाँ पर PFI जो है उसने ये चीज़ की है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसके ऑफिस बेयरर, राइट। फिर ऑर्गेनाइजेशन तो भीड़ का भाग बन जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। उसके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट है, XYZ, जो भी टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं लोग हैं, तो उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, उनके ऊपर भी केस होगा। और पैसे जो है ना वो मार्केट वैल्यू पर आधारित होंगे। आज अगर कोई प्राइम लोकेशन पर आपने कोई तोड़फोड़ की और उस प्रॉपर्टी की कीमत, लेट्स से आज के बुक पर वो प्रॉपर्टी की कीमत लेट्स से 50 लाख है, लेकिन रियलिटी में वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो फिर उतने पैसे जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। और दूसरे राज्यों ने भी, जैसे कि केरला जो है उसने 2019 में एक लॉ जो है वो एनेक्ट किया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला तो लॉ था ही, स्टेट ने, केरला ने एक लॉ एनेक्ट किया और इसमें कुछ खामियां रह गई। फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई डिस्ट्रक्शन किया। मुझे जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ये शब्द मैंने पढ़ा आज अभी, तो मुझे एक सीन याद आया, शायद आपने वो वीडियो देखा हो, आई एम नॉट श्योर,
राइट। एक वीडियो था कि कहीं कहीं पर प्रोटेस्ट हुए और एक लड़का था, राइट, एज होगी कुछ 25 के 30 के बीच में, और उस लड़के ने कार खरीदी थी और उस कार को किसी ने जला दिया था और वो रो रहा था, वीडियो में रो रहा था। आई वॉज लिटरली क्राइंग कि ये मेरी फर्स्ट कार थी, कितने पैसे जोड़कर मैंने कार ली थी, इतनी मेहनत से पैसे कमाए और कार ली और मेरा कोई कसूर नहीं था और लोगों ने जो है प्रोटेस्ट के नाम पर मेरी कार जला दी। तो लेट्स होप कि उस व्यक्ति के पास इंश्योरेंस तो होगा ही, आई बिलीव कि उसमें से रिकवरी। लेकिन यू नो वी ऑल लव आवर स्टफ, राइट। मेरी कार है तो मुझे पसंद है, आपकी कार है आपको पसंद होगी, या फिर मोटरसाइकिल जो भी है हमारे पास, राइट। और कोई आकर उसको जला दे तो दुख होता है, किसी को नहीं, किसको नहीं होगा, हर किसी को होगा। तो यहाँ पर केरला ने ये प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन को डैमेज अगर किसी ने पहुँचाया तो इसका डैमेज जो है उसको रिकवर करने के लिए लॉज जो है वो बनाए हैं। 2019 वाला ये जो लॉ है केरला का, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन की रिकवरी के बारे में बात करता है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहता है ये। तो यहाँ पर ये खामी है। उत्तर प्रदेश ने 2020 में इस प्रकार का लॉ बनाया और इसमें दोनों चीज़ें कवर की गई हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी का भी डैमेज करेगी आपको पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के इस लॉ से इतनी ज़्यादा खुश नहीं है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने कुछ लोगों पर फ़ोटोज़ लगाए थे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट हैप्पी विद द लॉ मेड बाय उत्तर प्रदेश। कोर्ट का क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में गाइडलाइंस इश्यू की थी, 2009 में, और हाई कोर्ट्स को एम्पावर किया था कि आप सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। यू कैन इनिशिएट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स। सुओ मोटो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कोर्ट के पास जाएंगे और केस फाइल करेंगे तब कोर्ट कुछ करेगी, ऐसा नहीं है। सुओ मोटो का मतलब ये है, लेट्स से कि कोई जज साहब जो हैं, हाई कोर्ट के जज हैं केरला के, और वो सुबह अखबार पढ़ रहे हैं या फिर वो मोबाइल में नोटिफिकेशन आया और उन्होंने देखा कि PFI वालों ने तो इस प्रकार के राइट स्टार्ट कर दिए हैं। फिर वो लोकल पुलिसमैन को कॉल करेंगे, राइट। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। वो पूछेंगे कि क्या हाल चाल है, वहाँ पर क्या हो रहा है। बोले कि सर इस प्रकार की चीज़ें होने लगी है। तो कहो कि चलो, तो एज ए जज, राइट, एज ए कोर्ट वो सुओ मोटो प्रोसीडिंग करेंगे, वो खुद एक केस जो है उसको चलाएंगे, इन द सेंस कि वो कोर्ट जो है वो एक्शन में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं सुओ मोटो प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट की 2009 की गाइडलाइंस जो है वो हाई कोर्ट को एम्पावर करती है इस प्रकार की सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स के लिए। और इसके साथ साथ एक क्लेम्स कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट करना, एक जुडिशियल ऑफिसर जो होता है उसको क्लेम्स कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करना हाई कोर्ट का काम है, ताकि जितने क्लेम्स हैं वो रिकवर किए जा सकें। और क्या चीज़ें ज़रूरत है, मीन्स व्हाट वी नीड मोर। देखिए, वे सारे पुलिस ऑफिसर्स जो अपनी प्रॉपर ड्यूटी नहीं करते, जो वायलेंस को रोक नहीं पाते, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अगर उनके पास टूल्स, सिस्टम नहीं है, कांस्टेबल्स उतने ज़्यादा नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन जानबूझकर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। फिर अग्निवीर के साथ जुड़े हुए जो प्रोटेस्टर्स थे, तो उन्होंने जो ट्रेन की तोड़फोड़ की थी, राइट, उन्होंने तोड़फोड़ की थी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था ये अग्निवीर को लेकर कि क्यों ट्रेन को ही हर बार टारगेट किया जाता है। आई फाइंड दैट वीडियो एंड स्टिक इट हियर, राइट। वरना आप चैनल पर एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। आपने क्या सोचा है कि कभी, मीन्स हर बार ट्रेन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? हर कोई जो है वो किसान जो है वो भी रेलवे स्टेशन या फिर पटरियाँ उखाड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसा क्यों होता है? कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना कि जिसकी वजह से हमेशा ट्रेन्स को टारगेट किया जाता है। तो व्हाट वी नीड मोर इज़ कि ये अग्निवीर प्रोटेस्टर्स जो हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई। हर एक व्यक्ति जो इसमें शामिल था उस पर मुकदमा नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिलता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग राज्यों में पावर में हैं। तो उनके अगर कार्यकर्ता जो हैं वो कुछ करते हैं तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ली जाती। तो ऐसा भी नहीं चलेगा, राइट। लॉ जो है वो हर किसी के लिए इक्वल होना चाहिए। तो एक यूनिफॉर्म सेंट्रल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और टाइम बाउंड इंक्वायरी हो सारी चीज़ों की। जो भी डैमेजेस हैं उनका राइट कैलकुलेशन हो और जितनी भी एसेट्स हैं उनकी रिकवरी की जाए और एक भी रायोटर को छोड़ा ना जाए। रायोटिंग की सज़ा जो है वो बहुत ही टफ होनी चाहिए ताकि किसी और की प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाले लोग जो हैं उनको एक सबक सिखा सकें हम। तो दिस वाज द फर्स्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। नो डिस्क्रिमिनेशन,
वी आर गोइंग टू बी लिटिल बिट क्विक हियर, राइट। ये ऑलरेडी मैंने आपको इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया है, राइट। आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड यू कैन वॉच द वीडियो। उसके बाद आप इस डिस्कशन को सुनिएगा तो आपको थोड़ा और मज़ा भी आएगा और चीज़ें गहराई से समझ में भी आएगी। तो हुआ ऐसा कि एक 25 साल की महिला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई और शी वॉज प्रेग्नेंट। अब उसका जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप था, राइट, लव रिलेशनशिप, तो वो जो व्यक्ति था, वो जो पार्टनर था, उसने इस लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया और ये लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंची और कहा कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करवानी है, क्योंकि जो 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 लड़का था, राइट, अब वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं भी कुंवारी माँ जो है वो बनना नहीं चाहूँगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल 3B को टेक्निकली देखा, राइट। हाई कोर्ट टुक ए टेक्निकल व्यू। ये 3B जो है रूल, ये क्या कहता है, ये कहता है कि विमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 1, अगेन लेट मी टेल यू यहाँ कि मैरिड महिलाएं जो हैं ये एलिजिबल हैं। मैरिड महिलाएं एलिजिबल है, लेकिन जो सिंगल महिला है, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट हो, तो अगर कोई रेप सर्वाइवर है या फिर कोई माइनर है जिसकी एज 18 से कम है, या फिर ऐसी कोई महिला जिसको फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है या फिर मेंटल इलनेस है, तो ऐसी 4 कैटेगरीज है जिनको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की छूट दी गई है अंडर रूल बी। लेकिन इस रूल बी में स्पेसिफिकली सिंगल महिलाओं को, सिंगल महिलाएं जो हैं उनका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या, और ख़ास करके अगर वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है, कोई उसका बॉयफ्रेंड है लेट्स से, अब फॉर वट एवर रीज़न कल ये तय किया कि अब शादी नहीं करेंगे लड़का और लड़की। ऐसा भी होगा कि लड़की कहेगी कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है, वट एवर, तो ऐसे समय में क्या, इफ शी इज़ प्रेग्नेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में सिर्फ एबॉर्शन की छूट तो मीन्स सिंगल और अनमैरिड महिलाएं जो हैं उनको हॉस्पिटल में जाकर, राइट। और यहाँ पर ये भी आप चीज़ समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी की जो डेट है, जो टाइम लिमिट है, दैट इज़ 20 to 24 वीक्स, 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है और अगर उसकी शादी नहीं हुई है, शादी हुई है तो उनको तो छूट है, लेकिन जो शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो वो भी हॉस्पिटल जाकर सेफ एबॉर्शन करवा सकती है। और इतनी ही बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इक्वालिटी की बात है, राइट। मैरिड महिलाओं को छूट है और अनमैरिड को छूट नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ अगेंस्ट ये राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, जहाँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए गए हैं, ये सारे अधिकार जो हैं ये वायोलेट हो रहे थे कि आप मैरिड को अलाउ कर रहे हो और अनमैरिड जो हैं उसको अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो सुप्रीम, और इतना ही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राइट टू एबॉर्शन है, तो ये राइट टू एबॉर्शन को जो एक्सपांड किया है, जो समझाया है कि कैसा एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लड़कियों को पता होना चाहिए, वो एजुकेशन उनके अंदर होना चाहिए। तो ये सारे अलग अलग अधिकार जो हैं वो मिलते हैं, वो मिलकर ये राइट टू एबॉर्शन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट टू एबॉर्शन अकेले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, इसको एक बड़ा स्थान दिया, इसको वाइड किया, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर दोज सिंगल विमेन एंड वे सारी महिलाएं जो सिंगल हैं, अनमेरिड और सिंगल विमेन के लिए बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्ले टाइम द हिंदू का ये आर्टिकल है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, हाल ही में गुजरात में गेम्स खेलने, मीन्स नेशनल गेम्स जो हैं वो कंडक्ट होने वाली है, और इसके इतिहास पर अगर नज़र डालें तो 1924 से लाहौर में इसकी शुरुआत हुई और तब उसका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स, राइट। और उसके बाद फिर इसका नाम जो है वो नेशनल गेम्स किया गया। आज़ादी के बाद इसको नया नाम मिला। तो आप देखिए, आज़ादी से पहले ये नेशनल गेम्स जो हैं उसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसको नेशनल गेम्स का नाम दिया
और 98 ईयर्स हो चुके हैं अगर आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। वी आर इन 2022 एंड 1924 से इसकी शुरुआत हुई, तो 98 ईयर्स हो गए, लेकिन टुडे एज वेल इट इज़ रेलेवेंट। ये नेशनल गेम्स, ये नेशनल गेम्स जो हैं ये हमारे एथलीट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसी अपॉर्चुनिटी कि वो मल्टी डिसिप्लिन गेम्स, जो इस प्रकार की नेशनल गेम्स होती है तो इसमें कितने सारे अलग अलग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, तो एक मल्टी डिसिप्लिन गेम्स जो है उसकी एक रियल फील उनको देती हैं। और यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। नेशनल लेवल के जो प्लेटफॉर्म हैं, स्टेट लेवल के, पहले तो स्कूल लेवल के, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के, या फिर टाउन लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सिटी लेवल के, एंड देन यू हैव दिस स्टेट लेवल के, उसके बाद नेशनल लेवल के। तो ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमारे खिलाड़ियों को तैयार करते हैं ताकि वो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स जो हैं उनसे compete कर सकें। बहुत सारे बड़े बड़े नाम, मीराबाई छन्नू, शिव थापा, अविनाश साबले, ये अलग अलग हमारे प्लेयर्स जो है ना वो ऐसे ही नेशनल गेम्स से उभरे हैं। यहाँ पर से नेशनल गेम्स में आने के बाद ही वो वर्ल्ड लेवल पर जा पाए। तो ये 36th नेशनल गेम्स जो हैं ये काफ़ी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट जो है उसने सब वॉलंटियर कहा है, एज ए मीन्स आगे आकर गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको होस्ट करने के लिए तैयार है ना। वी ऑल नो गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये एक पॉलिटिकल टच भी डेफिनेटली है, राइट। कौन इसका इस मौके में चौका मारना नहीं चाहेगा, हर कोई सरकार ये करेगी। तो गुजरात गवर्नमेंट ने काफ़ी चलो अच्छी तरीके से ये 36th नेशनल गेम्स को ऑन बोर्ड ले लिया है। 6 बड़े सिटीज़ जो हैं गुजरात के, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर और राजकोट। राजकोट इज़ माई सिटी, मैं राजकोट में रहता हूँ, तो आई एम प्राउड के 36th नेशनल गेम्स जो हैं उसके कुछ इवेंट्स यहाँ पर होंगे राजकोट में। आई ट्राई कि अगर मैं जा पाऊँगा तो आई सेंड सम क्लिक्स, मीन्स कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आपके लिए शेयर करूँगा, बट आई कैन प्रॉमिस, देखते हैं अगर जा पाऊँगा तो डेफिनेटली फॉर श्योर। ओके, नाउ द थिंग इज़ सॉफ्ट पावर ऑफ स्पोर्ट्स। कुछ याद आ रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है? रेगुलर स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स के बारे में हमने बात की थी, याद है ना, कि स्पोर्ट्स जो हैं कैसे एक सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करता है, कैसे इसकी एक इम्पैक्ट होती है। कुछ दिनों पहले ही हमने इसकी बात की थी। तो राज्य लेवल पर भी अगर एक स्टेट जो है, मीन्स आई नो कि अगर मैं गुजरात में फ़ुटबॉल की बात करूं, आप बताइए आपके राज्य में क्या ऐसा है कि नहीं। मैं जब भी अगर फुटबॉल की कोई डिस्कशन करूं यहाँ के अपने दोस्तों के साथ ऐसा, तो हर बार नाम आता है कि वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं दे आर द बेस्ट इन फुटबॉल। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश की टीम, राइट, वो कहेंगे वेस्ट बंगाल इज़ वेरी गुड, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कुछ ऐसे आसाम एक्सेट्रा, तो दे आर वेरी गुड विद फुटबॉल। तो ये वेस्ट बंगाल और वहाँ के जो ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, तो दे हैव दिस सॉफ्ट पावर व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, कि वहाँ पर उतने प्लेयर्स हैं, राइट। वहाँ पर वो पर्टिकुलर गेम जो है, ये स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी फेमस हैं। तो हर एक हमारा जो राज्य या फिर कुछ रीजन्स जो हैं तो वो कुछ स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया पोल बाउंड स्टेट हैं, तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। रही बात ओडिशा की, ओडिशा जो है वो भी अब स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे आ रहा है, राइट। ओडिशा हैज़ मीन्स अभी एक इंटरनेशनल इवेंट भी ओडिशा ने होस्ट की थी और एक नया बेंचमार्क भी सेट किया। 2017 का जो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स जो है वो वहाँ पर हुई थी और बहुत ही कम वक्त में ओडिशा ने सारी चीज़ों की तैयारी की। गोवा जो है उसके बारे में कहूँ तो गोवा में ये इवेंट होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया, बहुत सारे पोस्टपोनमेंट्स हुए और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ये नेशनल गेम्स जो है वो गोवा में नहीं होगी। गुजरात ने क्या किया, गुजरात ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक्सपो सेंटर्स थे तो उनको स्पोर्ट्स में तब्दील कर दिया है, राइट। उनको इंडोर, कुछ जगहों को इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के तौर पर तैयार कर दिया। फिर जनरली क्या होता है, गेम विलेज तैयार किया जाता है कि पूरा गांव जो है वो बसाया जाता है, वहाँ पर स्पोर्ट्समैन रहते हैं एक्सेट्रा। गुजरात ने ऐसा नहीं किया। गुजरात ने क्या किया कि जो होटल्स हैं, होटल्स में ये स्पोर्ट्स पर्सन और उन टीम्स जो हैं तो होटल्स में रहेगी, तो होटल्स का भी फ़ायदा हो जाएगा, बिज़नेस हो जाएगा। ये गुजराती माइंड जो है वो बिज़नेस में लग गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं वो की है, तो इट्स ए गुड थिंग कि किसी भी राज्य में होता है, मोर देन हैप्पी। ये मेरा होम स्टेट है, बट ऐसा नहीं है कि होम स्टेट के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार है और दूसरे स्टेट्स के प्रति नहीं है।
पूरा इंडिया जो है वो इक्वल ही है हम सब के लिए, बट हाँ वी नीड मोर स्पोर्ट्स इवेंट्स, राइट। अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर होने चाहिए। स्पोर्ट्स में पैसे भी बहुत हैं, राइट। जो टी-शर्ट्स हैं, जो जो जितनी भी चीज़ें हैं, राइट, मीन्स आप फॉरेन में जाएंगे यू विल फाइंड के रोनाल्डो जो शूज़ पहनते हैं तो वो शूज़ की कितनी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो बिकती हैं। तो हर किसी का फ़ायदा होता है, हर किसी का बिजनेस जो है वो चलता है स्पोर्ट्स से। वेकेशन पे वेकेशन, आपने इससे पहले शायद दामिनी फिल्म अगर देखी हो, आई एम नॉट श्योर, थोड़ी पुरानी फिल्म है, सनी देओल हैं उसमें, ऋषि कपूर हैं, एंड आई थिंक मीनाक्षी शेषाद्री ऐसा कुछ नाम है हीरोइन का। बहुत ही अच्छी फिल्म है, लेकिन इस फिल्म का एक बहुत ही एक डायलॉग फेमस रहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि तारीख पे तारीख। ये वाला जो है वेकेशन पे वेकेशन, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कोर्ट। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट इज़ ए वेकेशन? आप सोच रहे होंगे कि यार यूपीएससी लेवल के क्लासेस और वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ ए वेकेशन। यस, क्या सोचा है कभी आपने? समर एंड विंटर वेकेशंस जब हम कहते हैं तो हमें याद आते हैं हमारे स्कूल के दिन, राइट, कि स्कूल में या फिर कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में समर एंड विंटर वेकेशंस होते हैं। हाल ही में जस्टिस एस.बी. सिन्हा मेमोरियल लेक्चर में हमारे फॉर्मर सीजेआई रमन्ना साहब जो है, जुलाई 2022 की बात है, उन्होंने इस जगह पर एक स्पीच दी, और ये जो उनकी स्पीच थी उसका था लाइफ ऑफ ए जज। और इस लाइफ ऑफ ए जज के बारे में सीजेआई फॉर्मर सीजेआई रमन्ना साहब ने ये कहा कि मैं सोच रहा था कि इतना काम रहता है, एक जज जो है वो बहुत ही बिजी रहते हैं, राइट। समटाइम्स वी मिस आउट एन इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट्स। At times I wonder if my grandchildren would recognize me at all after failing to see them for days together. जब मैं अपने पोते पोती को मिल नहीं पाता हूँ, या फिर जजेस जो होते हैं वो अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, काम इतना होता है, इतने बड़े बड़े मैटर्स, आपको बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सोच रहे थे कि क्या उनके बच्चों के बच्चे जो हैं वो उनको पहचान भी पाएंगे, मीन्स याद भी रखेंगे कि कोई दादाजी भी थे या फिर दादी थे जो बर्थडेज पे थे, ये थे, जो एक छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, ये मिस हो जाते हैं जजेस के। और एक्सेसिव वर्क जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, एक्सेसिव वर्क इज़ बैड फॉर फैमिली रिलेशनशिप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सनली भी आप ये एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखना, ये स्टडीज़ व्हेन आई से यहाँ पर वर्क जो है ये आपका जो भी काम है, देखिए कुछ ऐसी मजबूरी होती है, कुछ ऐसा वक्त होता है हमारे जीवन में। एक वक्त था जब मैंने भी बहुत काम किया है, इन द सेंस के व्हेन आई से काम, आई मीन टू से के कम सोना, कुछ भी खा लेना, राइट, यहाँ वहाँ भागना, जॉब कर रहे थे जब, तो ऐसा था कि आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लेट्स से 10 years ago की बात है। तो बहुत हार्ड वर्क किया है, ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स ही लिए हैं, राइट। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी जाकर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग जगहों पर काम किया है मैंने। बट ऐसे वक्त आते हैं हमारे जीवन में, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मोटिवेशनल बात मैं करने वाला हूँ, नो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपको करने वाला हूँ। ऐसा कुछ वक्त आएगा तो चलो उसमें काम कर लिया। अक्षय कुमार जो हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि वो 4-4:30 बजे जो हैं वो उठ जाते हैं, और शाम को वो 5 बजे 5 PM जो हैं वो पैकअप कर लेते हैं, यानी कि 5 बजे के बाद वो शूटिंग नहीं करते हैं। तो वो आज कर सकते हैं ऐसा बिकॉज ही इज़ अक्षय कुमार, दी अक्षय कुमार। लेकिन आज से 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले अक्षय कुमार जो हैं वो ऐसी पोजीशन पर नहीं थे। वो उन्होंने भी बताया कि कुछ 8-9 साल से 10 सालों से वो ये चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो थोड़ा आप अपना खुद का कॉमन सेंस अप्लाई करके इसको सोचिएगा, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई फैकल्टी या फिर कोई प्रोफेसर या फिर कोई एजुकेटर कह देते हैं कि आपको बैलेंस में ही काम करना चाहिए, तो स्टूडेंट इसको एक प्रकार से ये सोच लेते हैं कि नहीं 4-5 कलाक ही काम करेंगे, 4-5 कलाक पढ़ाई करेंगे एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी आपकी एज है तो गिव योर बेस्ट। थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा माइल भी चले जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू दैट मच बिकॉज यू आर एट योर प्राइम। सो इसका कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा। बट एक्सेसिव वर्क जो है, एक लंबे समय तक एक्सेसिव वर्क जो है वो सबसे पहले जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। अब इसमें मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ आ गई।
हेल्थ जब डिटीरियोरेट होती है तो फिर फैमिली रिलेशनशिप पर भी इसकी इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगी कि आप उतना वक्त नहीं देंगे, फ्रेंड्स को वक्त नहीं देंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि आप काम में तो आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन फ्रेंड्स फैमिली वाइज आपको खालीपन जो है वो महसूस होगा। और बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो प्रोडक्टिविटी को भी बिगाड़ देता है। आपको लगेगा ज़्यादा से कुछ नहीं होता, क्वालिटी वर्क जो है वो एक इम्पैक्ट छोड़कर जाता है। और इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी एनुअल लीव होती है कि साल में कुछ लेट्स से 21 डेज 15 डेज डिपेंड्स, तो इस प्रकार की एनुअल लीव होती है कि इतनी लीव तो आपको लेनी ही लेनी है, इतनी छुट्टी जो है आपको एक छुट्टी मिल जाती है। लेकिन ये एनुअल लीव होती है, ये एनुअल वेकेशन नहीं होता है। आप घर जाकर भले ही अपने बच्चों को कहे या फिर अपने फैमिली को कहे कि आई एम ऑन वेकेशन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेकेशन पर नहीं होता है। जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति लीव पर जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ए लीव। लेकिन वेकेशन का मतलब जो है वो थोड़ा डीप है। वेकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ताले लग जाते हैं कुछ समय के लिए, हर कोई जो है वो लीव पर चला जाता है, उसमें पियोन भी आ गया, जज भी आ गया। क्या आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी है, आप कहेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा होता है दोस्तों कि जो स्टूडेंट्स हैं वो छुट्टी पर जाते हैं, उनका वेकेशन होता है। टीचर्स जो है उनको जाना होता है, राइट। टीचर्स कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए अगर वेकेशन हो टीचर्स का, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं उनको तो जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो एवरीवन इज़ ऑन छुट्टी, दिस इज़ वेकेशन। क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बाकी जुडिशियरी के बाहर आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी। इफ़ देर इज़ एनी देन डू लेट मी नो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई देश है ऐसा जिसमें से यूनिक सिस्टम हो, तो डू लेट मी नो। तो वेकेशन जो है ये सिर्फ जुडिशियरी में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके जो रूट्स हैं ना ये कॉलोनियल हैं। कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश राज के समय पर जो चीज़ें थी तो वही चीज़ें जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हुई। दुनिया की दूसरी कोर्ट्स में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस में, यूएसए में, वहाँ की कोर्ट्स में ऐसा वेकेशन नहीं होता है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो, इंडिया में जो सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इनमें भी ऐसा समर या फिर विंटर वेकेशन, समर वेकेशन जो है उसमें भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में ये वेकेशन होता है, राइट। और इसके पीछे रीज़न भी ये है कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि ज़्यादातर जो जजेस थे, खास करके ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, तो ये इंग्लैंड से आते थे, गोरे लोग थे और काफ़ी पॉश थे, राइट। तो उनको वक्त लगता था। जब यहाँ पर समर का टाइम हो जाता था तो इंडिया की समर उनके लिए बेरेबल नहीं थी। उस टाइम पर एयर कंडीशंस और ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी 24/7 अवेलेबल नहीं थी, तो उनसे वो सह नहीं पाते थे ये टेम्परेचर। तो वो क्या करते थे कि वो इंग्लैंड वापस चले जाते थे। यहाँ पर समर तो वहाँ पर भी समर ही होती थी, लेकिन वहाँ की समर जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी समर जो है इट्स लाइक मार डाले किसी को, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। वहाँ पर प्लेजेंट समर होती है। तो 1 मंथ उनको जाने में लगता था, 1 मंथ वापस आने में लगता था, और 1 महीना जो है वो वहाँ पर एंजॉय करते थे। तो ये 3 महीनों का वेकेशन जो है ये थोड़ा कम हो गया है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये वेकेशन वाली सिस्टम जो है वो चल रही है। इसको हटाने की कोशिश भी की 2014 में, जस्टिस लोधा जो है उन्होंने इसको हटाने की बात की। फिर 2016 में जस्टिस ठाकुर जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट्स को कहा था, सुप्रीम कोर्ट्स को नहीं, लेकिन हाई कोर्ट्स को कहा कि आप ये वेकेशन जो है उसको बंद कर दीजिए। चीफ जस्टिस जो हमारे, नॉट चीफ जस्टिस, सॉरी, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो वो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, तो उन्होंने वॉलंटरली समर वेकेशन जो है वो गिव अप कर दिया था, राइट। तो व्हाट वी नीड इज़, वी नीड, कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं और आज वो पहले की सिस्टम जैसे सिस्टम भी नहीं है, इज़न्ट इट। तो अब हमें चाहिए कि हम ये वेकेशंस जो हैं, दूसरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ नहीं होती हैं, सिर्फ कोर्ट्स में ही यही हैं, और ये प्योर कॉलोनियल सिस्टम है। तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। इसको स्टार्ट क्यों किया था, ये सारी चीज़ें भी हमने समझ ली है कि आने जाने में इतना वक्त लगता था, वाया शिप जो हैं वो जाते आते थे, तो वक्त लगता था, 1 महीना जाने में, 1 महीना आने में, 1 महीने का वेकेशन। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। आज
फ़्लाइट पर बैठे, शाम को आप इंग्लैंड में होंगे, लेकिन वहाँ पर अब जाएगा भी कौन? हमारे जजेस तो यहाँ के ही हैं। अगर जाएंगे वेकेशन में, कुछ छुट्टियाँ हैं, उनकी पर्सनल छुट्टियाँ हैं, लीव पर जाना चाहे, लीव तो हर किसी का अधिकार है, लेकिन वेकेशन जो है इससे केसेस काफ़ी पेंडिंग हैं। तो लेट्स होप कि आने वाले समय में ये चीज़ जो अगर कोई स्टार्ट कर सकता है तो दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही इसको हटा सकता है। लेट्स होप कि इसको हटा दे। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं, आई एम श्योर आपने देखे होंगे, राइट? नहीं देखे हैं देन डू चेक इट आउट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, और इसकी वजह से ही फिर मैंने हिंदू एनालिसिस जो है इसको रीशेड्यूल कर दिया। कल मंडे है, मैं कोशिश कर कल संडे है, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई कि अगर पॉसिबल हुआ देन डेफिनेटली आई विल डिलीवर द हिंदू एनालिसिस। जो भी कोई इम्पोर्टेंट अगर कोई आर्टिकल्स हैं पूरे वीक के कि जो हमने कवर ना किए हों, ऐसे कोई आर्टिकल्स हैं, देन आई विल ट्राई टू कवर इट। बट अगेन यू नो आई ऑल्सो नीड ए लीव, इजंट इट? एक हफ्ते में एक लीव जो है छुट्टी वो तो चाहिए, लेकिन पूरी छुट्टी मेरी कभी नहीं रहती है। आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग एंड समथिंग। तो कल मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स पर भी लेक्चर लेकर आऊँगा। गांधी जी पर कुछ बनाने की सोच रहा हूँ मैं कि कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। सो यस, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट? आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।